तो हमें मूवी की शुरुआत में एक लड़की जेनिफर को दिखाया जाता है जो पेशे से एक लॉयर होती है। वो अपने एक फ्रेंड जिसका नाम निक है उसके साथ मिलकर केस जीतने की तैयारी कर रही थी। तभी जेनिफर जब कोर्ट की ओर जाने लगती है तो अपना फेस कैमरे की ओर करके यह बताने की कोशिश करती है कि वो जेनिफर से सी हल्क कैसे बनी। जैन बताने लगती है कि जब वो अपने कजन वेनर के साथ एक बार रोड ट्रिप पर जा रही होती है तो वेनर ने अपने हाथ पर एक डिवाइस को लगा रखा था जिसकी मदद से वो एक नॉर्मल आदमी बनकर रह सकता है। अगर वो उस डिवाइस को खोल या हटा देता तो वो दोबारा से हल्क बन जाता। तभी जेनिफर सुपरमैन के बारे में बात करने लगती है कि अभी वह वर्जन कैसे है। इतने में ही उसके सामने एक स्पेस एयरक्राफ्ट आ जाती है जिससे वेनर का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार सीधा खाई में जा गिरती है। जेनिफर जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकलती है पर वैन अभी भी कार में ही फंसा हुआ था। तो जेनिफर उसके पास जाकर उसे कार से बाहर निकालती है पर उसका हाथ कार से खरोच लगकर कट जाता है जो कि वैन काफी ज्यादा जख्मी होता है। तो उसका खून के कुछ बूंद जेनिफर के कटे हुए हाथ पे जा गिरता है जिससे उसके शरीर में कुछ हलचल सी होने लगती है। तो वो भागते हुए जंगल की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जेनिफर जब नॉर्मल होती है तो वो खुद को एक बार में पाती है। बार के पास पहुंचकर जेनिफर एक वॉशरूम में जाकर अपना फेस धो ही रही होती है। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती है जो उसे अच्छे कपड़े पहनाकर उसके फेस को साफ करने लगते हैं। जेनिफर उनसे कजन के पास कॉल करने के लिए फोन मांगती है। इसके बाद वह बार से बाहर निकलकर अपने कजन का वेट कर ही रही होती है। तभी उसके पास कुछ गुंडे आकर उसे छेड़ने लगते हैं जिससे जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह सी हल्क में बदल जाती है। जेनिफर को सी हल्क बनता देख सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह जब जेनिफर की आँख खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में पाती है और किसी ने उसके कपड़े भी बदल दिए थे। इसके बाद जब वह कमरे से बाहर निकलती है तो उसे आयरन मैन का हेलमेट दिखता है। खैर इसके बाद जेनिफर नीचे लैब में जाती है तो वह देखती है कि वेनर जो कि अब स्मार्ट हल्क बन चुका था। जेनिफर उसे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ तो हल्क उसे बताता है कि हम अभी मैक्सिको में हैं और यह मेरा लैब है जो टोनी ने मुझे दिया था। यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि जब बैनर हल्क से दोबारा बैनर बना था तो उसने इसी जगह पर 5 साल बिताए थे। इसके बाद वेनर उसे बताता है कि जो तुम्हारे अंदर या तुम्हारे शरीर में ब्लड गया है उसी की वजह से तुम सी हल्क बनी हो। पर जेनिफर उसे कहती है कि तुम मुझे दोबारा से पहले जैसा बना दो। पर हल्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकती। तब जेनिफर उसे कहती है तुमने वो जो डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से तुम बैनर बने रहते हो वो मुझे दे दो। पर हल्क उसे कहता है कि नहीं वो केवल मेरी बॉडी पर ही काम कर सकता है। खैर इसके बाद हल्क जेनिफर को समझाता है कि तुम्हें हल्क बनने की प्रक्रिया पर कंट्रोल करना होगा तभी तुम लोगों के बीच रह सकोगी। इसके बाद हल्क उसकी गुस्से को कम करने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है जिसमें वो सबसे पहले जेनिफर को एक चैम्बर में बंद कर देता है। चैम्बर में से एक तेजदार घूमते हुए पतला सा ब्लेड निकलने लगा जो जेनिफर की ओर बढ़ रहा था। जेनिफर हल्क से कहती है तुम मुझे इस चैम्बर से जल्दी से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी। जो कि वो तेजदार ब्लेड घूमते हुए उसकी ओर आ रही थी जिसे देखकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह सी हल्क बनकर उस ब्लेड को रोक देती है। जेनिफर गुस्से में आकर उस चैम्बर के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल आती है। वेनर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है पर हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि जेनिफर सी हल्क बनने के बाद भी अभी भी जेनिफर ही है। इसका मतलब जेनिफर के शरीर में 2 आदमी नहीं है बल्कि जेनिफर ही सी हल्क है। लेकिन वेनर के अंदर दोनों होते हैं, हल्क भी और वेनर भी। इसके बाद वेनर उसे अगला ट्रेनिंग देता है कि अगर तुम्हारे कोई आसपास चिल्लाए या तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे फिर भी तुम शांत रहोगी। वेनर जेनिफर को अगली एक्सरसाइज शुरू करता है। वेनर उसे डायरेक्टियल थेरेपी के बारे में बताता है और उसे कहता है कि हमें अपने अंदर दोनों लोगों को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगले दिन जब जेनिफर सो रही होती है तो वेन उसके पास जाकर एयर हॉर्न बजाता है जिससे जेनिफर को गुस्सा आ जाती है और वह दोबारा से सी हल्क बन जाती है। वेन जेनिफर को फिजिकल ट्रेनिंग सिखाता है जिसमें उसे चट्टान को फेंकना होता है। वेन उसे एक्सरसाइज करना सिखाता है पर जेनिफर उससे भी बढ़िया सब कुछ कर रही थी
जिससे वेनर को जेलस सा फील होने लगता है। लेकिन दोनों में एक बात अलग थी कि वैन के अंदर पैशंस था जो कि जेनिफर के अंदर नहीं था। वो हर बार वहाँ से जाने की जिद करने लगती थी। जेनिफर वेनर से कहती है कि मैं अपने लाइफ में वापस कब जाऊंगी और अपनी लाइफ कब शुरू करूंगी, लेकिन वैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इन सब में वक्त लगता है, तुम्हें पैशंस रखना होगा। इसके बाद वैन जेनिफर को बताता है कि हल्क बनने के फायदे भी हैं, जो कि अब दोनों थक चुके थे। तो वैन उसे अपने बार में लेकर जाता है जिसे उसने अपनी दोस्त टोनी की मदद से उस बार को बनाया था। दोनों वहाँ पर दबाकर वाइन पीते हैं। सुबह होते ही जेनिफर का सिर काफी ज्यादा दर्द करने लगता है क्योंकि उसने रात में काफी ज्यादा ड्रिंकिंग कर ली थी। इसके बाद वैन उसकी दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करता है, उसे अपने गुस्से को शांत करने के बारे में सिखा रहा होता है। तो जेनिफर उसे कहती है मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ, जो कि मैं बचपन से करती आ रही हूँ। फिर इसके बाद वो वहाँ से अपने घर जाने लगती है और वह वैन से कहती है कि मेरी भी अपनी लाइफ है और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। पर वैन उसे बताता है कि तुम अब एक सुपर हीरो बन गई हो, तुम्हें दुनिया को बचाना है। जिस पर जेनिफर उसे कहती है मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ और मुझे कोई सुपर हीरो बनने का शौक भी नहीं है। इसके बाद वो जीप का चाबी लेकर वहाँ से निकलने लगती है, पर वैन उस जीप के सामने आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिस पर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह दोबारा से सी हल्क बन जाती है। वो वैन को जीप के सामने से हटने के लिए बोलती है, पर वैन नहीं हटता, जिससे वो गाड़ी से ठुक जाता है और वह कुछ दूर जा गिरता है। इसके बाद जेनिफर उसे देखने के लिए आती है और दोनों में अब फाइट होने लगती है। एक दूसरे में जबरदस्त फाइट होती है। हल्क अपने थंडर क्लैप की मदद से सी हल्क को रोकने की कोशिश करता है। सी हल्क भी उसे अपने थंडर क्लैप से चोट पहुंचाती है। इसके बाद दोनों फाइट करते हुए वार में जा गिरते हैं, जिससे वेनर सी हल्क को कहती है कि तुमने मेरे पूरे वार को तोड़ दिया है, इसीलिए इसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। फाइट खत्म होने के बाद दोनों मिलकर उस बार को मरम्मत करने लगते हैं। तभी वेनर जेनिफर से कहता है कि अगर तुम अपने लाइफ में वापस जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। तभी सी हल्क उसे कहती है चल झूठे। खैर थोड़ी देर बाद जेनिफर अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वेनर उसे कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम यहाँ आ सकती हो, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद जेनिफर अपने केस को लड़ने के लिए कोर्ट जाने लगती है। अभी कोर्ट का फैसला शुरू ही हुआ था, तभी कोर्ट में टिटानिया आकर अटैक कर देती है। तब निक जेनिफर के पास आकर उसे कहती है कि जल्दी से तुम सी हल्क बनकर हम सबको बचा लो। शुरुआत में तो जेनिफर सी हल्क बनना नहीं चाह रही थी, लेकिन निक के फोर्स करने के बाद वो सी हल्क बन जाती है और वह टिटानिया से फाइट करके उसे हरा देती है। अब लोगों को पता चल गया था कि जेनिफर सी हल्क है, तो चारों तरफ मीडिया में बस उसके ही चर्चे हो रहे थे। तभी एक प्रेस रिपोर्टर जेनिफर का नाम सी हल्क रख देता है। अब जेनिफर एक सुपर हीरो बन चुकी थी, पर उसे यह सब कुछ पसंद नहीं था। तभी वो शाम में एक बार में जाती है जहां उसके ही चर्चे हो रहे थे। तभी निक उसे सी हल्क बनकर बार में जाने का एडवाइस देती है। जेनिफर भी अपनी दोस्त की बात मान लेती है और बार के अंदर सी हल्क बनकर पहुंच जाती है। तब सभी जेनिफर को देखकर तालियां बजाने लगते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। तभी उसके पास उसकी कलीग डेनिस आता है, जो उसे पूछने लगता है कि तुम सी हल्क कैसे बनी। पर जेनिफर उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो डेनिस गुस्सा होकर बोलता है कि यह सब बस नेपोटिज्म है, जिसका मतलब होता है एक ही परिवार में कई सारे सुपर हीरो होना। तो निक जेनिफर को बोलती है कि उसकी बातों को भूल जाओ, वो बस तुम्हें जलाने की कोशिश करते रहता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी जेनिफर का बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम दोबारा से जेनिफर बन जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। तो वो सी हल्क से जेनिफर बन जाती है, जिस पर उसका बॉस उसे कहता है कि हम उस केस को हार गए हैं, क्योंकि तुमने कोर्ट में काफी तोड़फोड़
मचाई थी, पर कोर्ट का जज तुम्हारी तारीफें कर रहा था क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई, लेकिन तुमने रूल तोड़ा, इसीलिए तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। जो कि अब जेनिफर को जॉब से निकाल दिया गया था तो वो कई जगह जॉब के लिए ट्राई करती है पर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। इसके बाद निक और जेनिफर दोनों मिलकर जॉब ढूंढ रहे थे, पर तभी जेनिफर को उसके घर से मैसेज आता है कि आज फैमिली डिनर है। जेनिफर निक को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, पर निक को आज किसी के साथ डेट पर जाना था, इसीलिए वो उसे डिनर पर जाने से मना कर देती है। रात में जेनिफर अपने घर जब डिनर के लिए पहुंचती है तो उसके मॉम डैड उसे घर में वेलकम करते हैं, लेकिन घर के मेंबर को बता दिया गया था कि कोई भी जेनिफर के जॉब के बारे में उसके सामने बात नहीं करेगा। और उसका भाई जेनिफर को गुस्सा दिलाने के लिए उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा जॉब अब नहीं रहा। तभी जेनिफर के डैड उसे एक कमरे के अंदर लेके चले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही कोई नया जॉब मिल जाएगा। खैर इसके बाद जेनिफर एक बार में ड्रिंक कर रही होती है और वह जॉब छूट जाने के कारण बहुत परेशान भी होती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है जिसका नाम होल्वे होता है। वह उसे कहता है कि आप हमारे लिए काम करें, पर जेनिफर उसे कहती है कि पहले तो आपने मुझे काम से निकाला और अब वापस से मुझे अपनी कंपनी में काम करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि जेनिफर के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वो उसके कंपनी में काम करने के लिए मान जाती है। पर वह कहती है कि मैं अपनी असिस्टेंट खुद रखूंगी। होल्वे भी उसकी बात मान लेता है और मंडे से उसे काम पर आने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। खैर मंडे के दिन जेनिफर होल्वे के ऑफिस पहुँच जाती है। होल्वे उसे कहता है कि हमने एक नया डिवीजन बनाया है, सुपर हीरो लॉ डिवीजन, जिसमें आपको सुपर हीरो या उसके खिलाफ चल रही केस को लड़ना होगा। एक और बात कि आप जब भी ऑफिस आओ तो सी हल्क बनकर ही आना। जेनिफर अपनी बॉस की बात मान लेती है और वह सी हल्क बन जाती है। सी हल्क बनने के बाद ऑफिस में जितने भी लोग होते हैं बस उसे ही देख रहे थे, पर जेनिफर को यह सब बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। इसके बाद जब वह अपने कैबिन में जाती है तो वह काफी बड़ा होता है, लेकिन निक भी वहाँ पहले से ही पहुंची हुई थी जो कि उसकी असिस्टेंट होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि मैं भी सुपर हीरो लॉ डिवीजन में ही काम करता हूँ। इसके बाद होल्वे जेनिफर को एक केस लड़ने के लिए देता है जो एम्र बोलिस्को की होती है। दरअसल यह वही एम्र बोलिस्को होता है जिसने हल्क से फाइट करके हल्क को जख्मी कर दिया था। खैर सी हल्क उसे कहती है कि मैं इस केस को नहीं लड़ सकती क्योंकि इसने मेरे भाई हल्क को मारने की कोशिश की थी। यह मेरी फैमिली मैटर है, जिस पर होल्वे उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे फैमिली ने नो ऑब्जेक्शन पर साइन कर दिया है। लेकिन सी हल्क होल्वे से कहती है कि मैं इस केस को नहीं लड़ सकती, आप मुझे कोई और केस दे दीजिए। और होल्वे उसे कहता है कि अगर तुमने कोई और केस लड़ी तो इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, पर इस केस को लड़ने से पहले तुम एक बार एम्र ब्लिस्को से जाकर मिल लो। एम्र ब्लिस्को को एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था जहां वह कड़ी निगरानी में होता है। जेनिफर जब उससे मिलने के लिए जाती है तो उस जेल का ऑफिसर उसे समझाता है कि अगर उसने आपको मारने की कोशिश की तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इसके बाद जेनिफर जब एम्र ब्लिस्को से जाकर मिलती है तो वो उसे बताता है कि मैं अब बदल चुका हूँ और मैं कभी भी एम्र ब्लिस्को नहीं बनना चाहता और मैं अपनी पास्ट को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे भाई से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मुझे गवर्नमेंट ने एक सुपर सोल्जर इंजेक्शन दिया था जिसकी वजह से मैंने चारों तरफ तबाही मचाई और तुम्हारे भाई हल्क को मारा। तुम सोच सकती हो कि मैं इतने टाइम तक सोल्जर रहा, लोगों की जान बचाई, मैं भी कैप्टन अमेरिका की तरह देशभक्त बनना चाहता था, पर यहाँ के सरकार ने मेरी फीलिंग नहीं समझी और मुझे जेल में डाल दिया। जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि मैं आपकी केस लड़ने वाली हूँ, इसीलिए आप मुझसे झूठ नहीं बोली
बोलिएगा, जो भी कहिएगा वह सच कहिएगा। जिस पर वो उसे कहता है कि मैंने जो भी कुछ तुम्हें बताया वह सब कुछ सच है और मैंने सबको सॉरी वाला लेटर भी लिखकर भेजा। पर जेनिफर उस केस को लड़ने के लिए शाम तक का वक्त मांगती है। इसके बाद वो घर जाकर हल्क को सारी बातें बताती है और वह हल्क से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं इस केस को नहीं लड़ूंगी। लेकिन हल्क उससे कहता है कि तुम उस केस को लड़ो क्योंकि वो सारी पुरानी बातें हैं जो कि अब मैं भूल चुका हूँ और वह बदल भी गया है। मुझे उसका सॉरी वाला लेटर भी मिला था। इसके बाद जेनिफर उसे कहती है क्या तुम्हारा घर आने का प्लान है? जिस पर वो कहता है कि ऐसा तो कोई प्लान अभी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हल्क उसी साकार वाले शिप पर बैठकर कहीं जा रहा है। खैर जेनिफर अपने बॉस हॉलवे से कहती है कि मैं इस केस को लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर हॉलवे उसे कहता है कि इस केस को लड़ने से पहले एक बार अपने टीवी को देख लो, जिसमें हम देखते हैं कि एम्बर बोरीबोलिस्को सॉन्ग चीन से फाइट कर रहा है। जब जेनिफर एम्बर बोलिस्को को फाइट करते हुए देखती है तो वो गुस्से में उसके पास जाती है और उसे कहती है तुम जेल तोड़कर यहाँ से क्यों भागे? तो एम्बर बोलिस्को उसे बताता है मैं जेल तोड़कर भागा नहीं बल्कि ओंग ने मुझे यहाँ से भागने पर मजबूर किया। जेनिफर ये सारी बातें निक को बताती है तो निक ओंग के बारे में बताती है कि इसके बारे में गूगल पर भी कोई सही से जानकारी नहीं है, या तो यह नेपाल का है या चाइना का। तो जेनिफर ओंग से कांटेक्ट करने के लिए उसे ईमेल करती है। न्यूज पर भी सी हल के बारे में ही चर्चाएं हो रही थी क्योंकि वो एम बलिस्को की केस लड़ रही होती है। दरअसल लोग चाहते थे कि एम बलिस्को जेल से बाहर ना निकले क्योंकि उसने शहर में काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। तभी हम एक लॉयर को देखते हैं जिसका नाम गिडियन विलियमसन होता है। गिडियन यह वही आदमी होता है जिसने एम बलिस्को को गिरफ्तार करवाया था। गिडियन भी हल्क से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसी की वजह से ही उसके बेटे की डेथ हुई थी। इधर निक सी हल्क को मीडिया के पास जाकर इंटरव्यू देने के लिए फोर्स करती है, पर सी हल्क को मानना था कि अगर वह एक बार केस जीत जाती है तो उसके सामने से मीडिया का झंझट हट जाएगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि हॉलवे ने सी हल्क को अपने ऑफिस में बुलाया होता है क्योंकि डेनिस वहां पर आया हुआ था। दरअसल डेनिस ने अपने सारे पैसे अपने गर्लफ्रेंड पर खत्म कर दिए थे, पर उसकी गर्लफ्रेंड अगस्टन के लाइट लिफ होती है जो किसी भी व्यक्ति का रूप में बदल सकती है और उसने डेनिस को मैग्नाडिस इटालियन बनकर उसके साथ चीट किया था। यह सारी बातें सुनकर सी हल्क उसका मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैग्नाडिस इटालियन थी जो कई बार मिस वर्ल्ड की अवार्ड जीत चुकी है। तभी वहाँ पे ओंग की एंट्री होती है। ओंग जेनिफर से कहता है कि एम बलिस्को ने तुम्हें जो कुछ भी बताया कि उसे फाइट करने के लिए जेल से मैंने भागने पर मजबूर किया था, पर वह एक नेक दिली इंसान है क्योंकि फाइट खत्म होते ही वह वापस से जेल में चला गया। वह चाहता तो जेल से भाग सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। वह अपनी सजा को काटने के लिए वापस से जेल चला गया। जेनिफर उससे कहती है कि तुम यह सारी बातें कोर्ट में आकर कह सकते हो, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इधर डेनिस अपने वकील को समझा रहा होता है कि उसने कैसे मेरे साथ चीट करके सारे पैसे मेरे लूटे। डेनिस चाहता था कि वे सारे पैसे लाइट लिव से ले और उसे सजा हो। इतना कहकर डेनिस वहाँ से चला जाता है, पर हम देखते हैं कि दोबारा से डेनिस वहाँ पर आता है और वह उससे कहता है कि मैं इस केस को वापस लेना चाहता हूँ। पर अगस्टन समझ जाता है कि यह डेनिस नहीं है बल्कि वो जादूगरनी लाइट लिफ है। वो उस पर गुस्सा करके उसे अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है। फिर इसके बाद जेनिफर जेल पहुंच जाती है और केस का फैसला आगे बढ़ता है। जज उसे पूछता है कि तुम्हारा गवाह कहाँ है, लेकिन अभी तक होंग कोर्ट नहीं पहुंचा था। तो जेनिफर कहती है कि जब तक मेरा गवाह आता है तब तक एम्बर बलिस्को से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। एम्बर बलिस्को से जज पूछते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाने के बाद कहाँ रहोगे और क्या करोगे, जिस पर वो उन्हें बताता है कि मेरा अपना प्लॉट है, मैं वहीं पर रहकर लोगों को योगा सिखाऊंगा। पर जज उसे कहता है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे, जिस पर वो उन सबको अपने पार्टनर के बारे में बताता है। दरअसल उसके पार्टनर कई सारी लड़कियां
होती है जिनसे उसने शादी कर रखी थी। जेल में रहने वाले गार्ड या कैदी बाकी सभी लोग एमिल ब्लिस्को के फेवर में ही गवाही देते हैं। वे सभी बस यही बात दोहरा रहे थे कि एमिल ब्लिस्को अब बदल चुका है, वह पहले जैसा नहीं रहा, वह लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आता है। तभी वहाँ पे योंग भी आ जाता है। इधर डेनिस और लाइट लिफ का भी केस शुरू हो चुका था। डेनिस का वकील लाइट लिफ को उसके द्वारा अपने क्लाइंट को चीट करने और उसके पैसे लूटने के जुर्म में सजा देने की बात करता है, लेकिन जज दोनों की बात सुनने के बाद केस का डेट एक दिन आगे बढ़ा देता है ताकि वह अच्छे से निर्णय ले सके। जज के जाने के बाद लाइट लिफ जज का रूप ले लेती है और जज के चेयर पे जाकर बैठ जाती है। उसकी वकील उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सजा और भी बढ़ जाएगी। इधर योंग सारी बातें बता चुका होता है कि किस तरह उसने एमिल ब्लिस्को को वहाँ से भगाया। अब जज को भी एमिल ब्लिस्को पर विश्वास होने लगा था। तब एक जज उससे पूछती है कि अगर तुम कभी भी अपने जायंट या दानव वाले रूप पे आओगे तो तुम किसी को भी नुकसान या किसी को मारोगे नहीं। तभी एमिल ब्लिस्को उन सबसे कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी जायंट बनकर दिखाता हूँ। जेनिफर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो एक जायंट बन जाता है, पर वह खुद पर अब कंट्रोल कर सकता है। वह बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। खैर इसके बाद अब जज को भी उस पर विश्वास हो जाता है, इसलिए वह जेनिफर से कहते हैं कि हमें अपना आखिरी फैसला सुनाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके बाद वे योंग से कहते हैं कि उसने एमिल ब्लिस्को को जेल से भगाया, इसीलिए उसे भी सजा मिलनी चाहिए। ये सारी बातें सुनकर योंग वहाँ से भाग जाता है। इधर मीडिया एक अलग ही न्यूज सुना रही होती है कि जेनिफर के पेट में एमिल ब्लिस्को का बच्चा पल रहा है, इसीलिए वो उसे बाहर निकालना चाहती है। इसके बाद निक जेनिफर और अगस्टन को एक बार में देखते हैं। तभी अगस्टन जेनिफर से पूछता है कि तुम तो डेनिस को अच्छी तरह से जानती होगी क्योंकि वह तुम्हारे साथ काम कर चुका है, इसलिए क्या तुम मेरी मदद करोगी? जेनिफर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जेनिफर गवाही देने के लिए कोर्ट में पहुंचती है। जेनिफर की गवाही से केस अगस्टन के फेवर में होता है, इसीलिए नाइट लिफ को सजा सुनाई जाती है कि उसने जितने भी पैसे डेनिस के खर्च करवाए हैं वो सारे पैसे भरनी होगी और उसे 65 दिनों की सजा सुनाई जाती है। अब जब केस जीत कर सभी कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं तो डेनिस कहता है कि अगर लाइट लिफ की पावर छीन ली जाती तो कितना अच्छा होता। वो कभी भी किसी के साथ चीट नहीं करती। यह सुनकर जेनिफर को एक आइडिया आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर एमिल ब्लिस्को के पास होती है तो जज उसकी बातों और गवाहों को ध्यान रखते हुए एमिल ब्लिस्को को रिहा कर देते हैं, पर एक शर्त रखी जाती है कि अगर वह दोबारा से जायंट बनने की कोशिश की या किसी को मारा तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद जेनिफर जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो तभी उसे कुछ गुंडे आकर घेर लेते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। जेनिफर भी सी हल्क बनकर सभी को बहुत ही बुरी तरह पीटती है, जिससे डर कर वे सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। खैर अगले दिन हम जेनिफर को अपने ऑफिस में मैग्ना इटालियन के साथ डांस करते हुए देखते हैं और टाइटेनिया को देखते हैं, जिसका टीवी पर एड चल रहा होता है। टाइटेनिया अपने प्रोडक्ट को सी हल्क ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर एड चला रही होती है। यह सब कुछ सी हल्क भी देखती है। यह देखकर जेनिफर बहुत जेलस फील कर रही होती है क्योंकि टाइटेनिया उसका नाम अपने प्रोडक्ट में यूज कर रही होती है। खैर जब जेनिफर अपने घर में आती है तो उसका भाई उसके पास आता है। उसने भी कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए खरीद रखी थी। वो जेनिफर के पास आता है और उसे अपने प्रोडक्ट पर साइन करने के लिए बोलता है ताकि उसकी बिक्री बढ़ सके, पर जेनिफर ऐसा करने से उसे मना कर देती है और अपने भाई को बताती है कि सी हल्क मेरा नाम नहीं रहा, टाइटेनिया ने इसे अपने नाम पर ट्रेड मार्क करवा लिया है। जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कि तुमने अपना नाम ही ट्रेड मार्क नहीं करवाया। तो जेनिफर उसे बताती है कि मुझे इसके बारे में ख्याल ही नहीं आया। खैर इसके बाद सी हल्क टाइटेनिया से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ पर उसके प्रोडक्ट को लेने के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। जेनिफर टाइटेनिया के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरा नाम अपने प्रोडक्ट पर यूज नहीं कर सकती, इसे जल्दी से हटा लो। तो टाइटेनिया उसे बताती है कि यह नाम मेरा है क्योंकि मैंने इसे ट्रेडमार्क करवा रखी है। खैर इसके बाद जेनिफर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अब
उसे भी उसका नाम सी हल्क बहुत पसंद आने लगा था। खैर इसके बाद पार्कर निकी के पास आता है और उससे एक मदद मांगता है कि उसे आयरन मैन की 2 टिकट खरीदनी है, पर एक व्यक्ति को केवल एक ही टिकट मिल रही है। पर निकी उसे कहती है मैं तुम्हारी मदद तब करूंगी जब तुम भी मेरी एक मदद करोगे। पार्क भी उसकी बातें मान लेता है। निकी उसे कहती है कि मुझे जेनिफर के लिए सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम बनवाना है, तो पार्कर उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त है अलांजो जो सुपर हीरो के कपड़े बनाता है। इसके बाद दोनों अलांजो से मिलने के लिए चले जाते हैं। तब उन्हें एक कैफे मिलता है। कैफे में काम करने वाला व्यक्ति पहले तो वो अलांजो से मिलने के लिए उन्हें मना करता है, लेकिन बाद में वो उन्हें अपने साथ एक सीक्रेट स्टोर में लेकर जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हें अलांजो से मिलने से पहले मेरे यहाँ से कुछ अवेंजर के कपड़े खरीदने होंगे। वो लोग भी उसकी बात मानकर अवेंजर के कपड़े खरीद कर पहन लेते हैं। इसके बाद दोनों अलांजो के पास जाते हैं। अलांजो से वे लोग कहते हैं कि मुझे सी हल्क के लिए एक कॉस्ट्यूम बनवाना है, तो वह भी सी हल्क के कॉस्ट्यूम बनाने के लिए मान जाता है और सी हल्क को वहाँ लेकर आने के लिए बोलता है। इधर ऑलवे सी हल्क को अपने पास बुलाता है। ऑलवे बहुत ज्यादा परेशान था टाइटेनिया के केस को लेकर। वो सी हल्क से कहता है कि तुम इस केस को जल्दी से निपटाओ। सी हल्क उसे भरोसा दिलाती है कि यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, पर ऑल्बो उसे कहता है कि तुम्हें इस केस को नहीं लड़ना, तुम्हारे केस को दूसरी लॉयर एमेलिया लड़ेगी। इसके बाद जेनिफर एमेलिया के पास जाती है, तो एमेलिया उसे कई सारे सवाल पूछती है। वो सी हल्क से कहती है कि तुम्हें इन कपड़ों को नहीं पहनना होगा, तुम्हें दूसरे कपड़े सिलवाने होंगे। सी हल्क भी कहती है हाँ मैं दूसरे कपड़े ले लूंगी। इसके बाद निक सी हल्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे कपड़ों के लिए ऑलेंजो से बात कर रखी है। अगले दिन हम सी हल्क और टाइटेनिया को कोर्ट में देखते हैं। टाइटेनिया का लॉयर एक वीडियो प्ले करता है जिसमें सी हल्क बोल रही होती है कि यह नाम मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं और मुझे कोई इस नाम से बुलाता है तो चिढ़ सी आती है। इसके बाद सी हल्क लॉयर जज के सामने डिफेंस में एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो एक इंटरव्यू में बता रही होती है कि यह नाम लोगों ने रखी है जो अब मुझे पसंद आने लगी है। तब तक कोर्ट का टाइम पूरा हो जाता है, तो जज एमेलिया को अगली डेट देती है और उसे कहती है कि तुम्हें और भी सबूत लाने होंगे तो मैं फैसला सुनाऊंगी। इसके बाद सी हल्क और निक अलेंजो के पास पहुंच जाते हैं। शुरुआत में तो अलेंजो उसे देखकर उसके कपड़े बनाने से मना करता है, पर निक उसे बताती है कि यह हल्क की बहन है, तो वो उसके कपड़े बनाने के लिए मान जाता है। खैर इसके बाद सी हल्क और निक अपने ऑफिस पहुंचती है, तो उसकी मुलाकात टोड से होती है। टोड एमेलिया के साथ वहां पर आया हुआ होता है। यह वही टोड होता है जिसके साथ सी हल्क एक बार डेट पर गई थी, जो हल्का सा गे टाइप का बंदा था। टोड सी हल्क को ड्रिंक ऑफर करता है, तो वो भी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद निक और जेनिफर दोनों टोड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। निक जेनिफर से कहती है तुम उसके साथ कॉफी पर जाने के लिए कैसे मान गई, तो वह भी कहती है मुझे पता नहीं। तभी जेनिफर को एक आइडिया आता है कि मैंने कुछ ही दिनों पहले डेट के लिए एक सी हल्क नाम से प्रोफाइल बनाई थी और मैं सी हल्क बनकर कई लड़कों से मिली थी। अगर वे सभी कोर्ट में आकर यह गवाही दे दे कि वे सी हल्क से मिले हैं तो मैं केस जीत जाऊंगी। तो निक उसे कहती है इसमें तो तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, पर जेनिफर उसे बताती है पर मैं केस तो जीत जाऊंगी। अगले दिन सभी गवाही देने के लिए कोर्ट आते हैं और एक एक करके गवाही देते हैं। यहाँ पर वह डॉक्टर भी आया हुआ होता है जिसके साथ सी हल्क अल्टीमेट हुई थी। वो जज से बताता है कि हाँ मैं सी हल्क के साथ डेट पर गया था, पर जब मैंने सुबह जेनिफर को देखा तो मैं वहाँ से चला आया क्योंकि मैं सी हल्क से प्यार करता था, ना कि जेनिफर वोल्टर से। यह सुनकर जेनिफर को बहुत बुरा लगता है, पर फाइनली सी हल्क केस जीत जाती है और टाइटेनिया को अपना सी हल्क नाम अपने प्रोडक्ट से हटाना पड़ता है और उसे अपनी कंपनी भी बंद करनी पड़ती है, जिससे वह कहती है कि मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। खैर इसके बाद सी हल्क इमली को एक ड्रिंक ऑफर करती है। जब शाम में दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं तो इमली दोबारा से सी हल्क को उसके ड्रेस के बारे में बोलती है। इसके बाद हम सी हल्क को ओलेंजो के पास देखते हैं। वो अपना कॉस्ट्यूम लेने के लिए आई होती है। ओलेंजो उसे उसका कॉस्ट्यूम देता है, जिसे ट्रायल करने के लिए वो एक कमरे में चली जाती है। जेनिफर के घर पे एक बॉक्स आता है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। दरअसल इस बॉक्स को लुलू ने भेजी थी। लुलू उसकी बचपन की दोस्त होती है जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने
होने वाली है तो जेनिफर उसकी शादी में जाने के लिए पैकिंग करना शुरू कर देती है। निक भी उसकी मदद कर रही थी। निक उसे कहती है कि जो सूट तुमने बनवाया है तुम उसे पहनकर जाओ, पर जेनिफर उसे कहती है कि मैंने एक नॉर्मल ड्रेस ले रखी है और मैं उसी को पहनकर जाने वाली हूँ। खैर इसके बाद निक कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे एमेलिया के साथ काम करने का मौका मिलेगा। खैर इसके बाद जेनिफर सी हल्क बनकर अपने दोस्त की शादी में पहुंच जाती है। उस शादी में आए सारे लोग बस जेनिफर को ही देख रहे थे, लेकिन तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम वापस से पहले जैसी बन जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शादी में आए सारे लोग मुझे देखे, क्योंकि यह शादी मेरी है। जेनिफर भी उसकी बात मान लेती है। तभी वह कैमरे की ओर फेस करके कहती है कि पहली बार मुझे सी हल्क बनने का मन किया था, पर कोई नहीं, इतना तो अपने दोस्त के लिए बनता ही है। दूसरी तरफ हम एमेलिया को देखते हैं जिसके सामने उसका एक क्लाइंट इमोर्टल आया हुआ है। वो अपनी पत्नी के डिवोर्स का कागजात बनवाने के लिए आया हुआ होता है, पर मेलरी उसे समझाने लगती है कि शायद इसके बारे में आपको अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए। पर इमोर्टल मेलरी से कहता है कि मैं अपने वाइफ से परेशान हो चुका हूँ, इसीलिए मैंने कई बार मरने की कोशिश भी की पर मैं मर नहीं पाया। तभी दोनों मिलकर इमोर्टल को ज्ञान देने लगते हैं, जिससे इमोर्टल पक जाता है और वह खिड़की से सीधा नीचे कूद जाता है, लेकिन वह मरता नहीं क्योंकि वो इमोर्टल है। खैर इधर जेनिफर पार्टी में घूम रही होती है, तभी उसके पास उसकी फ्रेंड लिलू आती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने अभी तक कोई अपना बॉयफ्रेंड बनाया है या अभी भी सिंगल ही हो। जिसके जवाब में जेनिफर उसे कहती है मैं सिंगल ही बहुत खुश हूँ। तभी उस पार्टी में टाइटेनिया की एंट्री होती है, जिसे देखकर सी हल्क चौंक जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें इस पार्टी में किसने बुलाया है। तो टाइटेनिया उसे बताती है कि मैं लड़के के भाई के साथ डेट कर रही हूँ और उसी के साथ मैं यहाँ आई हूँ। पर जेनिफर अपने दोस्त लुलू को कहती है कि ये कोर्ट में हारने का बदला मुझसे लेने के लिए आई है। पर जेनिफर को उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हें खुद को इतना इम्पोर्टेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे कहने पर टाइटेनिया इस पार्टी में आई है। यह सुनकर जेनिफर को बहुत बुरा लगता है और वह पार्टी छोड़कर बाहर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जेनिफर के पास एक लड़का आता है जिसका नाम जॉर्ज है। जेनिफर उसे पूछती है कि तुम किसके साइड से हो, तो वो उसे बताता है कि मैं लड़कों की तरफ से आया हूँ। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उसके पास लुलू आती है और जेनिफर से कहती है कि शादी में आए सभी स्टाफ यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरी गालियाँ सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे काम में हाथ बटानी होगी। खैर इसके बाद इधर इमोर्टल का केस चल रहा होता है। इमोर्टल ने कई सारी शादी कर रखी थी, वे सभी गवाह देने के लिए आई होती है और सभी मोर्टल के खिलाफ गवाह देने लगती है कि इसने कई बार खुद को मारने की कोशिश की है और हमसे बहुत सारे पैसे भी इसने ले रखे हैं। मेलरी इस केस को हारने लगी थी तो इमोर्टल से कहती है कि हमें इस केस को जीतने के लिए तुमने जितने भी पैसे लिए हैं या किसी को हर्ट पहुंचाया है तो तुम्हें पैसे लौटाने होंगे और इनसे माफी मांगनी होगी। वो भी उसकी बात मान लेता है। इधर शादी में सभी जेनिफर से काम करवा रहे थे, कोई उसे कपड़े धोने को कहता है तो कोई कुछ और। इधर केस भी सिमट चुका होता है। इमोर्टल सभी के पैसे दे देता है और सभी से माफी भी मांगता है। खैर इधर शादी में जेनिफर अकेले ही डांस कर रही होती है क्योंकि उसके साथ डांस करने वाला कोई नहीं था और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी। तभी वह हल्क को वॉइस मैसेज करती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ हो, ना ही तुम्हारा कोई मैसेज और ना ही कॉल आ रहा है। खैर तभी उसके पास जॉर्ज आता है और उससे बातें करने लगता है। इतने में जेनिफर को उल्टी आती है और वह उल्टी करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी उसके पास टाइटेनिया आकर उसे एक जोरदार पंच मारती है जिससे जेनिफर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। पर टाइटेनिया उसे गुस्सा दिलाते हुए उसे कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं सी हल्क से लड़ना चाहती हूँ, इसीलिए तुम जल्दी से सी हल्क बन जाओ। जेनिफर भी सी हल्क बन जाती है और दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट करते वक्त सी हल्क के पंच मारने से टाइटेनिया के सारे दांत टूट जाते हैं तो वो गुस्से में उस पार्टी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर लुलू पहुँचती है तो सी हल्क उसे कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सी हल्क बनना नहीं चाहती थी पर टाइटेनिया ने मुझे गुस्सा
दिलाया और मैं सी हल्क बन गई। लेकिन लुलू उस पर गुस्सा ना करके उसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी में सी हल्क आई है और उसे प्यार से हक करती है। खैर इधर हम देखते हैं कि मेलरी और निक बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने इमॉर्टल का केस जीत लिया था। तभी मेलरी निक को बताती है कि मेरी शादी 11 साल पहले ही हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। खैर वो लोग देखते हैं कि कई सारे लोग एक पोस्ट डाल रहे हैं जिसमें सी हल्क की मारने की बात हो रही थी, पर मेलरी निक को कहती है कि तुम इसके बारे में सी हल्क को नहीं बताना वरना वह शादी अच्छी तरह से अटेंड नहीं कर पाएगी। लेकिन निक तो निक ठहरी, वो सारी बातें सी हल्क को वॉइस मैसेज करके बता देती है। खैर शादी में जेनिफर और जॉर्ज एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पर जॉर्ज सी हल्क को लाइक करने लगा था। तभी हम एक लैब को देखते हैं जहाँ पर वही इंजेक्शन होता है जिसे लेकर कुछ गुंडे सी हल्क को मारने के लिए आए थे। उस लैब में दोबारा से उस इंजेक्शन को बनाया जा रहा था। जेनिफर वॉल्टर को देखते हैं जो शावर ले रही होती है। जेनिफर के फोन पर बार बार जॉर्ज का मैसेज आ रहा था। वे अब बहुत खुश रहने लगी थी। वो अपना टाइम जॉर्ज के साथ बिताने लगी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों अब एक साथ मूवी देखना और अपना समय साथ में ही बिता रहे थे। तभी कुछ दिनों के बाद जॉर्ज का ना तो मैसेज आता है और ना ही कॉल आता है, जिससे जेनिफर काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। वो बार बार अपने फोन को देख रही थी तो निक उसे शांत करवाती है, जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि जॉर्ज मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। तो निक उसे समझाती है कि शायद वह किसी काम से बिजी होगा। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। तभी उसके पास एक कॉल आता है। जेनिफर को लग रहा था कि यह कॉल जॉर्ज का होगा, इसीलिए वह जल्दी से कॉल को रिसीव करती है, पर वह कॉल एक पुलिस जैक का होता है। वो जेनिफर से मदद मांगता है और उसे कहता है कि पुलिस को शायद दोबारा से जॉइंट बन गया है क्योंकि सरकार ने जो उसके शरीर पर डिवाइस लगाई थी वो अब काम नहीं कर रहा है। इसके बाद दोनों बोलिस्को के घर पहुंच जाते हैं यह जानने के लिए कि वह सच में जॉइंट बन गया है। पर बोलिस्को नॉर्मल होता है, लेकिन उसके शरीर में लगाया गया मशीन कुछ दिनों से खराब हो गई थी। तो जैक उसे ठीक करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब जेनिफर वहाँ से जाने लगती है तब 2 लोग फाइट करते हुए सीधा उसके कार के ऊपर आ गिरते हैं, जिसमें एक का नाम मैनबुल और दूसरे का नाम एल्गन होता है। बोलिस्को उसे अपने गुस्से को काबू करने के बारे में सिखा रहा होता है। वे दोनों जेनिफर से आकर मिलते हैं और उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी कार को तोड़ी थी। पर जेनिफर उसे कहती है कि तुमने मेरी कार तोड़ दी है और मैं अब घर कैसे जाऊंगी। तो बोलिस्को उसे कुछ वक्त अपने घर में बिताने के लिए कहता है। वो भी उसकी बात मान लेती है, पर अभी भी वो अपना फोन ही देख रही थी, पर उस जगह पर कोई नेटवर्क ही नहीं होता। बोलिस्को उसे अपने द्वारा बनाए गए एक झोपड़े को दिखाता है जिसमें वह सुपर हीरो के गुस्से को शांत करने के बारे में सिखाता है। जेनिफर उसे कहती है कि इस जगह पर नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ रहा है, मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ। तो बोलिस्को उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं पकड़ता और ना ही कोई यहाँ पर मोबाइल यूज कर सकता। पर जेनिफर नहीं मानती। वो हर एक जगह पर जाकर सिग्नल के लिए ट्राई करती है, पर जब वह उस झोपड़े में आती है तो उसके फोन में सिग्नल आ जाते हैं। लेकिन कई सारे सुपर पावर वाले लोग होते हैं, वे सब अपने गुस्से को शांत करने की कला सीखने के लिए वहाँ आए होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। यह वही आदमी था जिसने सी हल्क पर अटैक किया था ताकि उसका ब्लड सैंपल ले सके। जेनिफर को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे एक जोरदार पंच धर देती है। वो सबको बताने लगती है कि यह अपने गुंडों के साथ मुझे मारने के लिए मेरे घर आया था। पर बोलिस्को उसे शांत करवाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। क्या आप सबने एक बात नोटिस की? खैर मैं ही बता देता हूँ। उस झोपड़े की दीवारों पर हिंदू देवताओं के फोटो लगे हुए थे जिसमें माता लक्ष्मी और गणेश जी होते हैं। खैर अब सभी लोग जेनिफर को दोष देने लगते हैं कि सबसे पहले जेनिफर को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। इसके बाद बोलिस्को उससे पूछता है कि तुम्हारे गुस्से करने का कारण क्या है, तुम सब पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तब जेनिफर अपनी दिल की बात बताती है कि मैं जॉर्ज से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो मेरे साथ होकर चला गया और अब ना ही तो मेरा फोन उठा रहा है और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया। इतना कहकर जेनिफर उदास हो जाती है। तभी उसे उदास देखकर
जॉन को मारने की बात करने लगते हैं, पर पुलिस को उन्हें शांत करवाता है और उनसे कहता है कि क्या हम इस समस्या को शांति से हल नहीं कर सकते। अब सभी जैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैन भी अब उनकी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी। इसके बाद सभी जैन को जॉर्ज का नंबर डिलीट करने के लिए बोलते हैं, तो जेनिफर भी उनकी बात मानकर जॉर्ज का नंबर डिलीट कर देती है। खैर इसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है, तो हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब जैन जॉर्ज के साथ होती है। उस दिन दोनों एक साथ रात गुजारते हैं, पर सुबह जॉर्ज जैन का ब्लड सैंपल लेकर वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब जॉर्ज को उसी साइंटिस्ट ने भेजा था जेनिफर को अपने प्यार में फंसाकर उसका ब्लड सैंपल लाने के लिए। और इसी सीन को दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। खैर मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।